भारत में हर दिन करोड़ों डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं बिल्कुल, करोड़ों। और सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पैसा भेजने में पलक झपकने से भी कम समय लगे। हाँ, लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, हाँ, इसकी अकल्पनीय रफ्तार, वही अब इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। मतलब? एक तरफ तो 10 सेकंड में पेमेंट हो जाने का जादू है। और दूसरी तरफ उन्हीं 10 सेकंड में किसी की जिंदगी भर की कमाई गायब हो जाने का डर भी है। एकदम सही बात है। और इसी वजह से आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे दस्तावेज पर बात कर रहे हैं जो इस पूरी व्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है। आप भारतीय रिजर्व बैंक के उस नए डिस्कशन पेपर की बात कर रही हैं ना, जो हाल ही की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक के बाद आया है? बिल्कुल वही। इस डीप डाइव का हमारा मिशन ही यही है कि हम उन नए प्रस्तावों को समझें जो डिजिटल पेमेंट्स के मूल चरित्र को ही बदलने वाले हैं। मतलब फोकस अब इंस्टेंट या तुरंत पेमेंट से हटकर यूजर के कंट्रोल पर आ गया है। हाँ, इस पेपर में कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जो डिजिटल पेमेंट्स में एक तरह का घर्षण या कहें कि फ्रिक्शन वापस लाना चाहते हैं। देखिए, सिस्टम से फ्रिक्शन को पूरी तरह हटा देना हमेशा से फिनटेक कंपनियों का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। हाँ, वन क्लिक पेमेंट या जीरो वेटिंग टाइम को तो एक उपलब्धि की तरह बेचा जाता है। बिल्कुल, लेकिन आरबीआई अब ये कह रहा है कि हर जगह से फ्रिक्शन हटाना शायद एक अच्छा आइडिया नहीं था। खासकर जब बात बड़े अमाउंट की हो। सही कहा, बड़े अमाउंट में थोड़ा फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है। तो इसी से जुड़ा जो सबसे प्रभावशाली प्रस्ताव डिस्कशन पेपर में है, वो है 1 घंटे का ट्रांजैक्शन लैग। जी, 1 घंटे की देरी। मतलब अगर कोई भी यूजर 10,000 रुपए से ऊपर का ऑथराइज्ड पुश पेमेंट करता है तो पैसा तुरंत ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांजैक्शन शुरू होने और पैसा रिसीवर तक पहुंचने के बीच पूरे 60 मिनट की अनिवार्य देरी होगी। मैं इसे ऑनलाइन शॉपिंग के कूलिंग ऑफ पीरियड या सड़क के किसी स्पीड बम्प की तरह सोच रही हूँ। उदाहरण है ना? जैसे कोई महंगा सामान खरीदने के बाद हमें सोचने का समय मिलता है। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात ये ऑथराइज्ड पुश पेमेंट का कॉन्सेप्ट है। हाँ, ऑथोराइज्ड पुश पेमेंट या जिसे एपीपी कहते हैं, इसे समझना इस पूरी समस्या की जड़ तक जाने के लिए जरूरी है। तो आप इसे कैसे समझाएंगे? देखिए, पेमेंट्स मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, पुश और पुल। अच्छा। पुल पेमेंट वो है जहां कोई संस्था खाते से पैसा खींचती है, जैसे हर महीने कटने वाला आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन या घर की ईएमआई। हाँ, वो तो ऑटोमेटिक कट जाता है। बिल्कुल। लेकिन पुश पेमेंट वो है जहां खाता धारक खुद अपना ऐप खोलता है, अमाउंट टाइप करता है, अपना पिन डालता है और पैसा भेजता है। और बैंकों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द शायद यही है। एकदम। जब कोई इंसान खुद अपना पिन डालकर पैसा भेज रहा है तो बैंक के सिस्टम को लगता है कि ये एक पूरी तरह से वैध लेन देन है। सिस्टम के नजरिए से देखें तो एन्क्रिप्शन काम कर रहा है, ऑथेंटिकेशन सही है और यूजर ने खुद अनुमति दी है। तो जब फ्रॉड का पता चलता है, बैंक आसानी से हाथ खड़े कर देते हैं। हाँ, क्योंकि तकनीकी रूप से उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है। स्कैमर्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो तकनीक को नहीं, इंसान के दिमाग को हैक करते हैं। बिल्कुल। वो डर या लालच की एक ऐसी कहानी बनाते हैं, जैसे आपके पार्सल में गैर कानूनी सामान मिला है या बिजली का बिल अपडेट नहीं हुआ है। अरे बाप रे! हाँ, और इंसान पैनिक में आके वो पुश पेमेंट कर देता है। और इसी पैनिक को तोड़ने के लिए ये 1 घंटे का लैग प्रस्तावित किया गया है। क्योंकि जब कोई डरा हुआ होता है तो उसके दिमाग का तार्किक हिस्सा काम करना बंद कर देता है ना? जी, मनोविज्ञान में इसे अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। अच्छा, अमिगडाला हाईजैक। हाँ, फ्रॉड करने वाले इसी स्थिति का फायदा उठाते हैं। लोग हड़बड़ी में पैसे भेज तो देते हैं, लेकिन फोन रखने के 10-15 मिनट बाद उन्हें एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। कहानी में कुछ झोल था। तो ये 1 घंटे की देरी दरअसल एक पैनिक विंडो है। बिल्कुल। ये वो समय है जिसमें दिमाग का फ्रंटल लोब वापस काम करना शुरू करता है। इंसान सोचना शुरू करता है, किसी से बात करता है या इंटरनेट पर उस फोन नंबर को सर्च करता है। हाँ, और अगर इस बीच उसे समझ आ जाए कि उसके साथ स्कैम हो रहा है तो वो उस रुके हुए ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता है। लेकिन ट्रांजैक्शन कैंसिल करने की प्रक्रिया भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। मौजूदा व्यवस्था में अगर किसी को फ्रॉड का शक हो जाए तो उसे कस्टमर केयर को फोन करना पड़ता है। और फिर शुरू होता है आईवीआर मेन्यू का वो लंबा इंतजार। हाँ, हिंदी के लिए 1 दबाएं, फिर भाषा चुनो, फिर सही एग्जीक्यूटिव तक पहुंचो। और जब तक इंसान बैंक को ये समझा पाता है कि वो ट्रांजैक्शन रोकना चाहता है, पैसा अकाउंट से निकल चुका होता है। तो इस देरी को खत्म करने के लिए पेपर में क्या कहा गया है? इसी के लिए इस पेपर में किल स्विच का प्रस्ताव है। किल स्विच, ये कोई हेल्पलाइन नंबर है? नहीं, ये कोई हेल्पलाइन नहीं है। ये सिस्टम के स्तर पर एक डिजिटल इमरजेंसी ब्रेक है। ओहो। अगर खाते में कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है
तो यूजर इस किल स्विच के जरिए तुरंत अपने सभी डिजिटल पेमेंट्स को डिसेबल कर सकता है। मतलब ये नेटवर्क लेवल पर काम करने वाले किसी एपीआई इंटरसेप्टर की तरह लगता है। एकदम सही पकड़ा आपने। जैसे ही स्विच एक्टिवेट होता है, वो उस अकाउंट से जुड़े सारे टोकन्स और पेमेंट गेटवेज को अमान्य कर देता है। बिना किसी इंसान से बात किए। बिल्कुल, बिना कोई कारण बताए सिस्टम पूरी तरह से लॉक हो जाता है। पर तकनीकी रूप से इसे लागू करना तो बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। जब बात सुरक्षा की आती है तो रिस्पॉन्स टाइम मिनटों में नहीं, मिली सेकेंड्स में होना चाहिए। और ये किल स्विच सीधे तौर पर यूजर को वो कंट्रोल वापस देता है जो तेज पेमेंट्स की दौड़ में कहीं खो गया था। सही बात है। लेकिन ये 1 घंटे की विंडो और किल स्विच तो तभी काम आएंगे जब इंसान को समय रहते अपनी गलती का एहसास हो जाए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अगर है। कई बार ऐसा नहीं होता। लोग घंटों तक स्कैमर्स के जाल में फंसे रहते हैं और जब तक वो स्विच दबाते हैं, पैसा खाते से निकल चुका होता है। और इसके बाद वो पैसा कहाँ जाता है, ये एक पूरी तरह से अलग और कहीं अधिक जटिल समस्या है। तो वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? देखिए, पैसा कभी भी सीधे उस मास्टरमाइंड के खाते में नहीं जाता जो ये पूरा फ्रॉड चला रहा है। अच्छा। सिस्टम से पैसा निकालना तो सिर्फ पहला कदम है। उसे ट्रैक होने से बचाना और कैश या क्रिप्टो में बदलना दूसरा और कई अधिक बड़ा ऑपरेशन है। यहीं पर म्यूल अकाउंट्स की भूमिका शुरू होती है ना? ये बहुत अच्छी तुलना है। जैसे ही पैसा पीड़ित के खाते से निकलता है, वो किसी म्यूल अकाउंट में गिरता है और वहां से ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स के जरिए उसे तुरंत दर्जनों अलग-अलग बैंक खातों में छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। और मजे की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ही सेकंड लगते हैं। बाप रे, ये तो एक ऐसी डिजिटल भूल भुलैया है जिसे ट्रैक करना जांच एजेंसियों के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता होगा। बिल्कुल। और इन म्यूल खातों को हासिल करने का तरीका भी अब बहुत व्यवस्थित हो चुका है। वो कैसे? धोखेबाज अक्सर कॉलेज के छात्रों, कम आय वाले मजदूरों या उन लोगों को निशाना बनाते हैं जिन्हें कुछ हजार रुपयों की सख्त जरूरत होती है। वो उन्हें बैंक खाते किराए पर देने के लिए राजी करते हैं। जी, खाता असली इंसान के नाम पर होता है, उसकी केवाईसी पूरी होती है, लेकिन खाते का कंट्रोल, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड और एटीएम कार्ड उस फ्रॉड सिंडिकेट के पास होता है। और चूंकि इन खातों की केवाईसी पूरी होती है, बैंक के एल्गोरिदम इन्हें तुरंत संदिग्ध नहीं मानते। यही सबसे बड़ी समस्या है। तो इसी पाइपलाइन को चोक करने के लिए डिस्कशन पेपर में एग्रीगेट क्रेडिट लिमिट्स का प्रस्ताव रखा गया है। हाँ, इसका मतलब है कि एक निश्चित समय के भीतर किसी खाते में पैसा आने की एक सीमा तय कर दी जाएगी। मतलब अगर कोई खाता महीनों से निष्क्रिय पड़ा था या उसमें सिर्फ 2-4 हजार रुपए का बैलेंस रहता था और अचानक एक दिन उसमें देश के अलग अलग कोनों से लाखों रुपए क्रेडिट होने लगे, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बिल्कुल। लिमिट लगाने का मतलब यह है कि जैसे ही वो खाता अपने निर्धारित वॉल्यूम को पार करेगा, सिस्टम आने वाले बाकी पेमेंट्स को अपने आप ब्लॉक कर देगा। सिद्धांत रूप में ही बहुत असरदार लगता है। क्योंकि म्यूल अकाउंट्स का पूरा नेटवर्क इसी बात पर टिका है कि वो एक खाते से बड़ी रकम तेजी से प्रोसेस कर सकें। सही कहा। अगर खाते की लिमिट ही बढ़ जाएगी तो वो बॉटलनेक बन जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी तार्किक अड़चन नजर आ रही है। क्या? बैंकिंग एल्गोरिथम ये कैसे तय करेगा कि अचानक आया ये पैसा किसी स्कैम का हिस्सा है या वो खाता किसी ऐसे छोटे व्यापारी का है जिसका बिजनेस अचानक चल पड़ा है? ये फॉल्स पॉजिटिव की समस्या है और सच कहूं तो बैंकों के लिए ये सबसे बड़ा सिरदर्द है। मान लीजिए कोई छोटा कैटरर है जो शादियों में खाना बनाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है। साल भर उसके खाते में बहुत कम ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन शादी के सीजन में अचानक उसे ग्राहकों से 10-15 बड़े पेमेंट्स आते हैं। और अगर एग्रीगेट लिमिट का एल्गोरिथम बहुत सख्त हुआ तो वो उस कैटरर के खाते को म्यूल अकाउंट समझकर ब्लॉक कर देगा, जिससे उस व्यापारी का पूरा बिजनेस ठप हो सकता है। हाँ, ये सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं होगी, इससे सिस्टम पर से लोगों का भरोसा भी उठ सकता है। तो इसका समाधान क्या है? इसी वजह से नियमों को लागू करने में बहुत सतर्कता बरती जा रही है। एल्गोरिदम को सिर्फ पैसे के वॉल्यूम पर नहीं, बल्कि वेलोसिटी और पैटर्न पर भी काम करना होगा। मतलब पैसा कितनी तेजी से आ और जा रहा है। जी, एक असली व्यापारी के खाते में पैसा आता है और फिर वो वेंडर पेमेंट्स के लिए बाहर भी जाता है। म्यूल अकाउंट का पैटर्न अलग होता है। अच्छा, उसमें पैसा आता है और तुरंत किसी क्रिप्टो एक्सचेंज या विदेश में ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन इन पैटर्न्स को रियल टाइम में पहचानना और बिना इंसान के हस्तक्षेप के खाते ब्लॉक करना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए बड़े स्तर की कंप्यूटिंग पावर चाहिए। देखिए, अब तक की हमारी चर्चा पूरी तरह से तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित रही है। सर्वर, एल्गोरिदम्स, लिमिट्स।
हाँ, तकनीक के इर्द-गिर्द। लेकिन फ्रॉड करने वाले हमेशा तकनीक को चकमा देने की कोशिश नहीं करते हैं ना। हम्म, वो अक्सर सबसे कमजोर कड़ी को निशाना बनाते हैं और वो कड़ी हैं इंसान। और जब हम समाज के उस वर्ग की बात करते हैं जो डिजिटल दुनिया के साथ उतना सहज नहीं है, तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। आप सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों की बात कर रहे हैं? हाँ, फ्रॉड सिंडिकेट्स के पास बाकायदा ऐसे डेटाबेस होते हैं जिनमें उम्र और प्रोफाइल के हिसाब से लोगों को छांटा जाता है। उन्हें पता होता है कि एक 75 साल के व्यक्ति को तकनीक के नाम पर डराना कितना आसान है। वो डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीके अपनाते हैं। जी, जहां पीड़ित को स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर कई घंटों तक रोक कर रखा जाता है। और ऐसे मामलों में तकनीकी एल्गोरिदम फेल हो जाते हैं। बिल्कुल फेल हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति का खाता पुराना होता है, वो खुद अपना पिन डाल रहा होता है। और शायद वो किसी म्यूल नेटवर्क में सीधे पैसा नहीं भेज रहा होता। यहाँ समस्या ये है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से स्कैमर के मानसिक नियंत्रण में है। और इसी स्थिति से निपटने के लिए ट्रस्टेड पर्सन ऑथेंटिकेशन का विचार सामने आया है। ये मुझे काफी अनोखा प्रस्ताव लगा। है ना? अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपने खाते से किसी बड़ी रकम का ट्रांसफर इनिशिएट करता है, तो सिस्टम उस ट्रांजैक्शन को तब तक पूरा नहीं करेगा जब तक कि कोई दूसरा नामित व्यक्ति जिसे खाता धारक ने पहले से चुना हो, अपने डिवाइस से उस लेन देन को मंजूरी न दे दे। बिल्कुल सही। मैं सोची थी ये तो पुराने समय में किसी परिवार वाले को अपने साथ बैंक ले जाने के अनुभव का एक डिजिटल वर्जन है। हाँ, एक डिजिटल को साइनर की तरह। पहले जब किसी बड़े व्यक्ति को बैंक से बड़ी रकम निकालनी होती थी, तो वो अकेले नहीं जाते थे। ये सिर्फ रास्ता पार करने में मदद के लिए नहीं था, बल्कि वो साथ गया व्यक्ति एक तरह का चेक एंड बैलेंस होता था। जी, अगर बैंक मैनेजर को कुछ अजीब लगता, तो वो उस साथ आए व्यक्ति से सवाल पूछ सकता था। और स्कैमर्स की पूरी रणनीति इसी चेक एंड बैलेंस को खत्म करने पे टिकी है। बिल्कुल, उनका सबसे पहला नियम होता है, पीड़ित को अकेला करो। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, किसी को मत बताना, या अगर तुमने अपने बेटे को फोन किया तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, वो पीड़ित को मानसिक रूप से एक अकेले कमरे में कैद कर देते हैं। ट्रस्टेड पर्सन ऑथेंटिकेशन इस आइसोलेशन को तकनीकी रूप से तोड़ देता है। क्योंकि अब चाहे स्कैमर कितना भी डरा ले, पीड़ित चाहकर भी पैसा नहीं भेज सकता। सही बात है। उस दूसरे व्यक्ति के पास नोटिफिकेशन जाएगा, वो देखेगा कि ट्रांजैक्शन अजीब है, और वो तुरंत कॉल करके पूछ सकता है कि क्या हो रहा है। मतलब ये तकनीक के जरिए एक ह्यूमन फायरवॉल बनाने जैसा है। हाँ, लेकिन इसमें भी प्राइवेसी और स्वायत्तता के कई सवाल खड़े होते हैं। प्राइवेसी? वो कैसे? देखिए, हर सीनियर सिटीजन ये नहीं चाहेगा कि उसके वित्तीय फैसलों पर किसी और का नियंत्रण हो। ये बात भी है। पर परिवार के सदस्य ही वित्तीय शोषण का कारण बन जाते हैं, इसलिए इस नियम को कैसे लागू किया जाएगा, ये स्वैच्छिक होगा या अनिवार्य, ये तय करना बहुत मुश्किल काम है। और यही हमें इस पूरी प्रक्रिया के अगले चरण पर लाता है। अभी ये सब कुछ सिर्फ एक डिस्कशन पेपर में मौजूद है। जी, ये नियम अभी कानून नहीं बने हैं। 8 मई तक आम जनता, बैंक, पेमेंट गेटवे कंपनियां और फिनटेक स्टार्टअप्स इन प्रस्तावों पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। और ये फीडबैक प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बंद दरवाजों के पीछे एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। मुझे लगता है बैंक और फिनटेक कंपनियां 1 घंटे के लैग का कड़ा विरोध करेंगी। बिल्कुल करेंगी। उनके बिजनेस मॉडल की बुनियाद ही इस बात पर टिकी है कि पैसा बिना रुके फ्लो होना चाहिए। अगर हर बड़े ट्रांजैक्शन को 1 घंटे के लिए होल्ड पर रखना पड़ा, तो इसके लिए एक विशाल एस्क्रो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। और साथ ही उन कस्टमर्स की शिकायतों से भी निपटना होगा जिनके असली पेमेंट्स किसी इमरजेंसी के वक्त अटक जाएंगे। मान लीजिए किसी को अस्पताल का बिल भरना है और 10,000 से ऊपर का पेमेंट 1 घंटे के लिए रुक जाए। वो 1 घंटा उस परिवार के लिए कितना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, सुविधा और सुरक्षा के बीच हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है। आप दोनों चीजें 100% नहीं पा सकते। हाँ। अगर आप सिस्टम को पूरी तरह से सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो वो धीमा हो जाएगा, और अगर आप उसे तेज रखना चाहते हैं, तो आपको फ्रॉड के जोखिम के साथ जीना होगा। आरबीआई इस डिस्कशन पेपर के जरिए शायद इसी पेंडुलम को सुविधा की तरफ से थोड़ा खींचकर सुरक्षा की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। पिछले 1 दशक में डिजिटल पेमेंट्स की पूरी नैरेटिव सिर्फ एक शब्द के इर्द गिर्द बुनी गई थी, इंस्टेंट। हाँ, हमने कैश छोड़ दिया क्योंकि ये तरीका कैश से भी तेज था। लेकिन अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां इस इकोसिस्टम को बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था खुद कह रही है कि शायद इंस्टेंट हमेशा अच्छा नहीं होता। मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है ना? हाँ, ये स्वीकार करना है कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, इंसानी कमजोरियों को एल्गोरिदम से पूरी तरह ढका नहीं जा सकता।
तो अब सुनने वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये सारे प्रस्ताव 1 घंटे की देरी, हर असामान्य खाते पर लिमिट और पेमेंट के लिए दूसरे व्यक्ति की मंजूरी, ये सब हकीकत बन जाते हैं। तो क्या डिजिटल पेमेंट्स का मूल आकर्षण ही खत्म नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। अगर डिजिटल पैसा तुरंत ट्रांसफर नहीं होता तो क्या वो अपनी सबसे बड़ी पहचान खो देगा? सोचने वाली बात है। क्या आने वाले समय में एक प्रीमियम और सुरक्षित पेमेंट की परिभाषा तेज की बजाय सुरक्षित रूप से विलंबित या कहें कि सिक्योरली डिलेड हो जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। तो आप भी इस बात पर विचार करें कि कोई भी समाज अपनी मेहनत की कमाई की सुरक्षा की गारंटी के लिए पलक झपकते ही काम हो जाने के उस जादू को छोड़ने के लिए किस हद तक तैयार है। इसी विचार के साथ इस डीप डाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।